बाबरे, कल आप लोग को अम्ल, क्षार एवं क्षारक, अम्ल क्षार के बारे में, अम्ल के बारे में बहुत पहले बता दिए हैं। हाँ कहते हैं खाली छोटे मोटे के। क्षार, क्षारक, भस्म, तीनों को अलग अलग बता दिए थे कैटेगरी। अब आगे हम लोग बढ़ करके क्या पढ़े थे हम लोग कि कौन कौन से पदार्थ में कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं, ये पढ़े थे। और पढ़े थे कि अम्ल और क्षार में क्या अंतर है। ठीक है। और आज देखेंगे बाबू पीएच के बारे में पढ़े थे हम लोग कि पीएच जो होता है, पीएच एक स्केल होता है जिसका खोज किसने किया था? सॉरेंस नाम के एक वैज्ञानिक ने किया था, 1909 में किया था। उस पर डाटा रहता है, नंबर रहता है 1 से लेकर 14 तक। अगर 1 से 7 तक के अंदर में है तो अम्लीय है, 7 है तो क्या है? तटस्थ है, रुका हुआ है, यानी क्या है? उदासीन है। 7 से ऊपर है तो क्या है? क्षारीय है। ये 3 चीज होता है, समझ गए? आगे बढ़कर पढ़ते हैं बाबू, पीएच के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं कि किस पदार्थ में कौन कौन सा पीएच होता है, समझ गए? तो एक पदार्थ होता है जी, पीएच में एक पदार्थ देख लेते हैं, और क्या है? पीएच, पीएच मान। क्वेश्चन लिख दें, निम्नलिखित पदार्थों के पीएच मान। निम्नलिखित पदार्थों के पीएच, एकदम याद रखिएगा, पीएच है ना, एग्जाम में पूछता है पीएच मान। चलिए, एक तरफ से पदार्थ है और एक तरफ पीएच मान। यहाँ पे तो हो जाएगा, ब्लर पे नहीं ना आ रही, ब्लर पे नहीं ना आएगा, आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं ना, देखिए बाबू आ रहा है ना क्वेश्चन नंबर 1। चलिए पहला लिखते हैं, अमाशय रस, इसका पीएच कितना होता है बाबू? लगभग कितना होता है? 1 होता है। उसके बाद देख लेते हैं नींबू का रस, इसका पीएच मान 2.5 होता है। 3 नंबर आ रहा है बाबू, 3 नंबर ना, ठीक है ना? चलिए 3 नंबर, सिरका कह सकते हैं या अचार कह सकते हैं। इसका पीएच मान कितना होता है? 3.0 भी कह सकते हैं, फिर 3 कह सकते हैं, समझ गए? चलिए, एक पॉइंट बाय जीरो का भले नहीं रहता है ना। चलिए, टमाटर रस हो गया ये सब, इसका टमाटर रस कितना होता है? 4.1 होता है। और अमरूद का भी शायद 4.1 ही होगा, क्योंकि दोनों का सब एक के होता है। आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर, पसीना कैसा लगता है? नमकीन, नमकीन लगता है। पसीना कितना होता है जी? खट्टे लगता है। 6 का हो गया आप लोग का, अम्ल वर्षा पढ़ना है ना, याद रखिएगा बाबू। अम्ल वर्षा, एसिड रेन के बारे में पढ़ा दिए हैं कभी ना कभी, 9th क्लास में पढ़ाए होंगे। एसिड रेन, अम्ल वर्षा का पीएच मान होता है आपका। और आगे बढ़ते हैं बाबू रे, देखिएगा कुछ पॉइंट अगर नहीं आएगा तो बोलिएगा, ठीक है? कितना होता है? 6 पॉइंट। उसके बाद बढ़ते हैं दूध, 6.5। उसके बाद बढ़ते हैं आंसू, कैसा होता है बताइए आप लोग चखने में? जिसका पीएच मान कड़वा होता है, क्षारीय होता है, समझ गए? शुद्ध जल का कितना होगा? 7, क्योंकि सादा होता है ना। और पॉइंट लिख दें, नीचे आ जाएगा। पदार्थ और उसका पीएच, इतना में हो जाएगा ना। आगे बढ़ते हैं, रुखसाना, खून का पीएच कितना होता है? कितना होता है? 7.4, बहुत। आगे बढ़ते हैं, पीतरस, कुछ कुछ इम्पोर्टेंट इसमें है। 11 पॉइंट होता है।
कितना होता है? आगे बढ़ते हैं बाबू, इतना काफ़ी है। ध्यान दीजिए तो आप लोग, लगभग आप लोग को याद भी होगा। बाबू ध्यान दीजिए, अमाशय रस का पीएच मान कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। अमाशय में कौन सा रस आता है जी? अम्ल कौन आता है? नींबू का रस 2.5, सिरका का कितना होता है? 3.0 होता है, 3। टमाटर रस का 4.1 होता है, पसीना का 4.5 होता है। देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ते क्रम में है कि नहीं है? पसीना का 4.5 है, अम्ल वर्षा का 5.6 है, पेशाब का 6.0 है, दूध का 6.5 है, आंसू का 7.3 है, शुद्ध जल का 7 है, खून का 7.4 है, पीत रस का 7.8 हो गया, चूना जल का 11 होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? क्या होता है? चलिए कोई बात ना, आगे बढ़े बाबू हम लोग। पीएच मान इतना याद कर लीजिएगा, इतना से हो जाएगा एग्जाम में काम, समझ गए? इससे बेसी नहीं पूछेगा। आगे बढ़े हम लोग पढ़ लेते हैं सूचक। क्या पढ़ते हैं? सूचक। सूचक को इंग्लिश में कहते हैं इंडिकेटर। क्या कहते हैं? इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या देता है आपको? जानकारी देता है। क्या देता है? जानकारी, कि आपको किधर जाना है। समझ गए? इंडिकेटर आपको देता है जानकारी। सामने वाला कोई इंडिकेटर दे रहा है, आप सामने है इंडिकेटर दे दिए, तो आप समझिए कि आपको हमको कहने जाना है, उसको किधर जाना है। समझ गए? तो इंडिकेटर आपको सहायता प्रदान करता है। इंडिकेटर आपको सहायता प्रदान करता है, यानी कोई भी विलयन विलयन समझ गए? कोई भी विलयन अम्ल है कि क्षार है, अम्ल है कि क्षार है, उसको जानकारी प्राप्त करने का मदद कौन करता है? सूचक। कौन करता है? सूचक। सूचक जानकारी देता है कि ये जो पदार्थ है अम्लीय है कि क्षारीय है। समझ गए? तो इसका डेफिनेशन हम ये इस तरह से लिख सकते हैं कि वह पदार्थ जो किसी विलयन के अम्लीय तथा क्षारीय होने की जानकारी चाहे मदद करता हो, चाहे जानकारी प्रदान करता हो, उसे सूचक कहते हैं। समझ गए? इस तरह से लिखिएगा डेफिनेशन। वह पदार्थ जो किसी विलयन के अम्लीय है ना तथा क्षारीय तथा तटस्थ है, माने उदासीनता को जानकारी देता है, चाहे जानकारी देने में मदद करता है, उसे सूचक कहते हैं। तो सूचक का हम डेफिनेशन लिख लें। इंडिकेटर आ रहा है ना? वह पदार्थ जो किसी विलयन के अम्लीयता, क्षारीयता, उदासीनता यहाँ पे लेते हैं, नहीं आ रहा है तो उदासीनता की जानकारी मदद करता है, उसे क्या कहते हैं जी? सूचक कहते हैं। क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। आप लोगों को सूचक में लिखवा दिए हैं, ठीक है? हंसी मत आओ, लिखा जाता है हिंदी का भी कभी गलती। देखिए सूचक में क्या होता है कि आप लोग बताए हैं कि जो अम्ल होता है लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देता है? नीला का करता है, लाल कर देता है। और जो क्षार होता है लाल को क्या कर देता है? नीला। जो लिटमस पत्र है ना, वो क्या है? जो लिटमस पत्र है वो क्या है? सूचक है। क्या है? सूचक है। मान लीजिए ग्लास में आप कुछ सामान रखे हैं, आप जानकारी करना चाहते हैं कि वह गिलास में जो विलयन है, जो सॉल्यूशन है, जो विलयन है, वो क्षारीय है कि अम्लीय है कि सादा सूदी है, माने उदासीन है। तो आपको चखना कोई ज़रूरी नहीं है,
मान लीजिए तीनों, मान लीजिए क्षारीय है तो वो भी क्या होगा, जहर होगा, अम्लीय तो वो भी जहर होगा, उदासीनता है तो वो भी जहर होगा। तो आपको जानकारी करना है कि तीनों में से है कौन, बिना चखे। तो आप उस पदार्थ को लाइएगा, कौन पदार्थ, सूचक को ले आइएगा, और सूचक को ला करके उसमें डालिएगा, किस में, उस विलयन में डालिएगा। अगर विलयन में डालने के वक्त वह क्या हो जाता है, लाल हो जाता है, इसका मतलब जो विलयन हो क्या है, अम्ल है, ठीक है। उसी लिटमस पत्र को डालते हैं, अगर वह नीला हो गया, इसका मतलब विलयन क्या है, क्षार है, समझ गए। रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो उदासीन है, समझ के बता रहे हैं। तो यह क्या बताता है आपको, बताता है आपको क्या, कौन अम्ल है कौन क्षारीय, ये सूचक यही आपको जानकारी देता है। तो सूचक हम लोग 3 तरह से पढ़ेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पढ़ेंगे आपका लिटमस पत्र, दूसरा पढ़ेंगे मिथाइल ऑरेंज, तीसरा पढ़ेंगे फिनोल्फेथिलीन। क्या पढ़ेंगे, फिनोल्फेथिलीन पढ़ेंगे। ये 3 चीज़ पढ़ेंगे। देखिए सूचक में 3 सूचक होता है, सूचक का भी प्रकार हो जाता है, सूचक भी 2 प्रकार का होता है, वो सब नहीं होता, नहीं आपको जानकारी करना है। बस देखिए लिख दें यहाँ पे ना, देखिए इसके आगे वो बढ़ते हैं बाबू, स्टार देख लिख देते हैं, लिख देते हैं पहले सूचक, उसके बाद लिखते हैं अम्ल, उसके बाद लिखते हैं क्षार, ठीक है। जैसे हम लिखते हैं वैसे लिखिएगा आप लोग भी। पहला सूचक जिसका नाम है लिटमस पत्र, लिटमस पत्र में को अगर अम्ल में डालते हैं तो क्या हो जाएगा, लाल। अगर लिटमस पत्र को क्षार में डालते हैं तो क्या होगा, नीला। भाई काला नहीं चल रहा है भाई, ठीक है, इसमें दिक्कत की बात हो जाती है। देखिए ये क्या हो गया आपका, नीला, क्षार नहीं आ रहा है, कोई बात, थोड़ा सा इधर लिख देते हैं। ये क्या हो गया आपका, क्षार, नीला, ठीक है। देखिए अगला बढ़ जाते हैं बाबू, एक हो गया आपका लिटमस, दूसरा आपका है मिथाइल ये क्या करता है, मिथाइल ऑरेंज को अगर अम्ल में डालते हैं तो कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। कैसा होता है, अगर क्षार में डालें तो कैसा हो जाएगा, पीला हो जाएगा, समझ गए। मिथाइल ऑरेंज को यदि हम लोग अम्ल में घोलते हैं, चाहे अम्ल में डालने पर कैसा उसका रंग हो जाता है, लाल। और क्षार में डालेंगे तो मिथाइल ऑरेंज को पीला हो जाएगा। एक लिखते हैं फिनोल्फेथिलीन, बाबू तीसरा तो आ जाएगा, नहीं आएगा ना, दुख की बात है यार। यहाँ पे देखिए तो आ जाएगा, इतना दूर में। तीसरा है आपका फिनोल्फेथिलीन, बताइए फिनोल्फेथिलीन को यदि हम लोग अम्ल में डालते हैं तो कैसा हो जाता है, नो चेंज, लेकिन रंगहीन। क्या मतलब रंगहीन, रंग में कोई परिवर्तन नहीं है ना, नो चेंज कर सकते हैं हम लोग। लिख देगा हिंदी में रंगहीन, रंगहीन लिखिए ना बाबू। और इसको डाल देते हैं क्षार में तो कैसा होता है, गुलाबी हो जाता है। रंगहीन लिखिए फिर नो चेंज, कोई दिक्कत है, यही 3 को बस, फालतू कुछ नहीं, आपको 3 को बस जानकारी रखना है, आप कुछ भी नहीं इसमें से। लिटमस पात्र, मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फेथिलीन। लिटमस पात्र को अगर अम्ल में डालेंगे तो लाल हो जाएगा, क्षार में नीला हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज सेम टू सेम लिटमस जैसा होता है, कैसा लाल हो जाएगा, इसमें कैसा हो जाएगा, पीला हो जाएगा। और फिनोल्फेथिलीन कैसा होगा, रंगहीन हो जाता है, अम्ल में कोई इसमें कुछ मतलब नहीं होगा। और जैसे ही डालेंगे क्षार में तो कैसा होगा, गुलाबी। तो 3 को सूचक याद रहेगा ना आप लोग को, ये तीनों सूचक याद रखना। ये क्या करता है, हमको जानकारी देता है कि कोई भी विलयन जो है, जो लिक्विड जो द्रव है, कैसा है, क्या है, अम्लीय है कि क्षारीय है, देता है कि नहीं जानकारी। और इसकी जानकारी, इसके अलावा भी हमारे पास एक और उपाय है जिसका नाम है पीएच स्केल। बुला देंगे, 7 के नीचे है तो अम्ल है, ऊपर है तो क्षार है, बीच में है तो उदासीन है। लेकिन 3 को आपको याद रखना क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए आप लोग, इसको उतार पाइएगा आप लोग। उसके बाद पढ़ते हैं कि अम्ल को किसी भी पदार्थ में डालते हैं तो अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या क्या बनता है। तो अम्ल को अलग अलग तरह से अभिक्रिया करा करके चेक करेंगे आप, ठीक है। इसको पहले आप लोग उतार लीजिए, तो बाबू उतार लेना, पूरा उतार लेना आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। हम लोग प्रश्न क्या देखते हैं कि अम्ल जो है,
अम्ल किन किन पदार्थों से अभिक्रिया करता है? अम्ल को अलग अलग पदार्थों से अभिक्रिया कराने पर, क्वेश्चन क्या है, अम्ल को अलग अलग या चाहे भिन्न भिन्न अलग अलग पदार्थों से क्या कराने पर, अभिक्रिया कराने पर। नहीं बाबू, अम्ल के साथ हम लोग क्या करते हैं, अभिक्रिया कराते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग, अम्ल क्या कराते हैं, अभिक्रिया। पहला कौन से कराएं, धातु से। किससे, धातु के साथ क्या कराने पर, धातु के साथ कराने पर, अभिक्रिया कराने पर। समझ गए? ध्यान दीजिए, समझिए कंसेप्ट, समझिएगा आप लोग, ध्यान दीजिए एकदम विशेष, ना आप लोग समझ में आ जाएगा हर चीज़, हर पॉइंट। पहले हम क्या बोले हैं कि अम्ल को अलग अलग पदार्थ से क्या कराने पर, अभिक्रिया। तो पहला बार अम्ल को किससे अभिक्रिया कराते हैं, धातु से कराते हैं, मेटल से। समझ गए? देखिए, अगर हम समझिए धातु को, किसको, धातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, क्या बनता है बाबू, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस, H2 ना, H2 गैस बनता है। हिंदी में लिख सकते हैं कि धातु प्लस अम्ल बन के लवण प्लस हाइड्रोजन, हिंदी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए? बताइए, धातु के साथ अभिक्रिया कराने पर इससे क्या निकलता है, इससे हाइड्रोजन गैस निर्माण होता है। समझ गए? संक्षेप में समझिए आप लोग हर चीज़ को, ज़्यादा बड़ा नहीं। एक एग्जांपल ले लें हम लोग, चलिए, जैसे में क्या ले लें बाबू, एक देखिए, Zn से कराते हैं किससे, सल्फ्यूरिक अम्ल से। देखिए क्या बनेगा, लवण ZnSO4 क्या बन जाएगा, देखिए, क्योंकि हाइड्रोजन गैस का होगा बनेगा ना इसमें, तो हाइड्रोजन क्या कर देंगे, अलगे कर देना, अलगे। अच्छा, तो हाई कच्ची हो जाएगा ZnSO4 प्लस में H2 गैस, क्योंकि हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रहा है, मुक्त हो रहा है ना। चलिए, एक एग्जांपल हो गया, समझ गए बात को। हम अम्ल को अलग अलग पदार्थों के अभिक्रिया कराते हैं तो पहले कराते हैं धातु से, धातु से कराने के बाद कौन सा गैस मुक्त होता है, हाइड्रोजन। एकदम रिमेंबर रखिएगा आप लोग। अगला बढ़ते हैं बाबू, दूसरा स्टेप, बताइए अब किससे अभिक्रिया कराएं, अब किससे कराएं अभिक्रिया, कार्बोनेट, कार्बोनेट से या फिर बाइकार्बोनेट से। अगर हम अभिक्रिया कराते हैं तो क्या क्या बनता है, बताइए क्या क्या बनता है बाबू। अम्ल को अगर कार्बोनेट से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, यस, लवण CO2 और जल, लवण CO2 और जल। किससे कराते हैं, तो कार्बोनेट से भी करेंगे तो वही होगा, अब बाइकार्बोनेट से करेंगे तो वही होगा। समझ गए? कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट याद रखिए। चलिए हम लिखते हैं कि कार्बोनेट या कौची, बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट, समझ गए बात को हमारी। ये कार्बोनेट से कार्बोनेट से कराइए चाहे बाइकार्बोनेट से कराइए। चलिए इस पर लिखा है नियम, नियम लिखे, कैसे नियम लिखे हैं, नियम लिखे है ना, नियम, ये नियम हो गया आप लोग का। अगला नियम क्या करें, तो कार्बोनेट लिखें चाहे बाइकार्बोनेट लिखें, लिख देना। कार्बोनेट किससे कराते हैं अभिक्रिया हम लोग, अम्ल से। अम्ल से कराएंगे तो बाबू क्या बनेगा, लवण तो बनेगा, CO2 बनेगा, और क्या बनेगा, जल, H2O या फिर जल। समझ गए ना? यानी हम अगर अम्ल को कार्बोनेट से कराते हैं या बाइकार्बोनेट्स के साथ कराते हैं, अभिक्रिया करते हैं, दोनों कराते हैं, अभिक्रिया करते हैं, मतलब मिलाते हैं, तो क्या बनता है, लवण और CO2 और जल। यानी अगर आपको संक्षेप में लिखना होगा तो पेपर में पूछेगा क्या कि यदि मान लीजिए हम लोग यदि अम्ल को कार्बोनेट से अभिक्रिया कराते हैं तो कौन सी गैस मुक्त होती है, तो CO2। इंपॉर्टेंट क्या इसमें है, CO2। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, हाइड्रोजन गैस। इसमें क्या बनता है, इसमें कौन सी गैस बनती है, इसमें CO2 मुक्त होता है, लिख दें, इसमें CO2। कोई दिक्कत है आप लोग को? चलिए एग्जांपल ले लें हम लोग, पहले कार्बोनेट ले लेते हैं एग्जांपल। चलिए
ZnCO3 प्लस, देखिए जैसे दिखा यहाँ पे, कोई दिक्कत है बाबू? H2SO4 के साथ करते हैं अभिक्रिया तो क्या बनेगा? सुनिए क्या बनेगा? लवण। क्या बनेगा? लवण। तो ध्यान दीजिए आप लोग, ध्यान दीजिए। हमको अलग क्या क्या करना है? अलग करना है कोई चीज़ CO2 को, क्योंकि CO2 बनता है, और क्या बनता है? एक H2O निकलता है, तो H2O को निकाल देंगे। समझ गए? अब ध्यान दीजिए, तो यानी कि Zn किसके साथ मिलेगा? SO4 के साथ मिलेगा, तो ZnSO4 प्लस, ध्यान दीजिए आप लोग, एक बनेगा आपका CO2, बनता है CO2, लिखिए ना बिना देख ले, CO2 एक बनता है कोई चीज H2O, पता ही O कहाँ से आ गया है? CO3 है ना, तो O एगो इसमें चला गया है, कौची में? O ऑक्सीजन में, मतलब इसमें डाल दिए हैं एक कौची के साथ? H के साथ लगा दिए हैं। देखिए इधर भी कै गो है ऑक्सीजन? 4 2 6 1 7 गो है, इधर भी 7 गो होगा, 4 गो और 3 गो, यानी ZnSO4 के साथ जिंक सल्फेट, क्या है? जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट क्या है? लवण है ना। अब कौन सी गैस निकली? CO2, और जल बन गया, बन गया ना। अब बताइए एक बाइक कार्बोनेट का लेते एग्जाम्पल, ले लें, ये कार्बोनेट हो गया, देखिए जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, इसको लिख देखा इसे हिंदी में, समझ गए? ये हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल, ये पहला हो गया, कार्बोनेट के साथ हो गया। अब एक क्या ले लेते हैं बाबू? बाई कार्बोनेट। एग्जाम्पल ले लेते हैं बाई कार्बोनेट का, NaHCO3 किसके साथ कराएं? बताइए। HCl के साथ अगर कराएंगे, ध्यान दीजिए आप लोग, छोड़िए, ध्यान दीजिए, हम क्या पढ़ रहे हैं? बाई कार्बोनेट। एक क्या पढ़ रहे हैं? कार्बोनेट। देखिए कार्बोनेट, ध्यान दीजिए, जिंक कार्बोनेट, क्या लिखे? जिंक कार्बोनेट। अगर C के पहले H आ जाए, यानी हाइड्रोकार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या पढ़ते हैं हम लोग? बाई कार्बोनेट। समझिए क्या पढ़ते हैं? बाई। बाई हम कब पढ़ेंगे? जब कार्बोनेट के पहले क्या आ जाए? H आ जाए, समझ गए? अगर C के पहले क्या आ जाए? H, तो क्या पढ़ेंगे? बाई कार्बोनेट। देखिए CO3 के पहले क्या है? H है, हर बाई कार्बोनेट में यही फॉर्मूला होगा, CO के बगल में क्या होगा? H को लगा होगा, है ना। सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, है ना, हाइड्रोजन कार्बन कैसे? हाइड्रोकार्बोनेट का ही है, इसलिए इसको क्या पढ़ेंगे? पूरा को बाई कार्बोनेट पढ़ेंगे, समझ गए? सोडियम, इसको पढ़िए, संक्षेप में पढ़िए, सोडियम, इसको क्या पढ़ेंगे बताइए तो? बाई कार्बोनेट। क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोकार्बोनेट क्या पढ़ेंगे हम लोग? बाई कार्बोनेट पढ़ते हैं, जिसके C के पहले अगर H आ गया तो क्या पढ़ेंगे? बाई कार्बोनेट। तो पूरा पढ़िए, सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम बाई कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्या करेंगे? अब ध्यान दीजिए, अब अपने दिमाग लगाइए आप लोग, सुनिए। अब बताइए Na किसके साथ जाके मिलेगा? कंफर्म होगा Cl के साथ, होगा ना जी। Na जाके मिलेगा किसके साथ? Cl के साथ। अब एगो क्या बनेगा? गैस बनेगा, कौन गैस? CO2। इसमें का क्या बचा? एक O बचा, बचा ना O जाएगा किस में? H में जाएगा, H2 हो जाएगा ना, H दो गो H2 हो जाएगा, और एक ऑक्सीजन वह में के नहीं हो जाएगा, यानी एगो बनेगा NaCl प्लस CO2 प्लस, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल नहीं लेंगे, आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ते हैं। आप समझ गए ना बाई कार्बोनेट का मतलब? इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? सोडियम, लिख दें, सोडियम बाई कार्बोनेट पढ़ने का ना। CO3 के पहले H आ गया, क्या पढ़ेंगे? बाई कार्बोनेट। अब आगे बाबू देखिए कई कराए भाई, देखिए तो कई कराए, दुइयों को पढ़े नियम हम लोग, आगे बढ़े हम लोग। चलिए नेक्स्ट नियम किससे कराएं बाबू? थर्ड नियम किससे कराएं? कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए एग्जाम्पल नहीं, जैसे कहने का मतलब है ना कि हम लोग 2 नियम पढ़े ना बाबू, आगे बढ़ करके हम ये देखते हैं बाबू कि देखिए धातु में आप लोग एक पॉइंट छोड़ दिए हैं, धातु में एक पॉइंट छोड़ दिए हैं, क्या छोड़े हैं पता है? जैसे कि अच्छा लास्ट बता देंगे ना, पीतल वाला तांबा वाला, एक क्वेश्चन है कि पीतल एवं तांबे के बर्तन में खट्टी पदार्थ नहीं रखना चाहिए, इस तरह का प्रश्न हम लास्ट में बता देंगे। चलिए हम पहले पहले किससे कराएं प्रक्रिया? धातु के साथ कराएं, फिर किससे कराएं? कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट के साथ कराएं ना, उसके बाद किससे कराएं? अब कराते बाबू अम्ल क्षार, आप बंद कर दीजिए, किससे कराएं? अम्ल क्षार से। देखिए बाबू अम्ल को अगर क्षार से कराते हैं अभिक्रिया तो क्या बनता है? क्या बनता है? उदासीन होकर क्या बनाता है?
जल और लवण बनाता है। समझ में आ रहा है? यानी अम्ल को हम कराते हैं क्षार से। किससे कराते हैं? क्षार से। एक प्रश्न बनता है उदासीनीकरण। क्या बनता है? उदासीनीकरण। उदासीनीकरण किसे कहते हैं? जब अम्ल क्षार एक दूसरे को उदासीन कर देता है उसे क्या कहते हैं? उदासीनीकरण। जब अम्ल को क्षार के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो अम्ल तथा लवण तथा क्या बनता है? जल बनता है, जिसे क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो पेपर पूछेगा बाबू उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या? तो कहिएगा अम्ल को यदि क्षार से हम लोग अभिक्रिया कराते हैं तो उसके अकॉर्डिंग फलस्वरूप क्या बनता है? जल और लवण बनता है। उसी का कहते हैं उदासीनीकरण। तो हम क्षार से करा लेते हैं अभिक्रिया। किससे करा लेते हैं? क्षार से। क्षार के साथ। बताइए किसको क्षार के साथ कराएं? कुछ एग्जाम्पल ले लें। क्षार का एग्जाम्पल बोलिए। ले लें कोई NaOH है, किसके साथ कराएं? HCl के साथ कराते हैं। किससे कराते हैं? HCl के साथ। NaOH ये क्या हो गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? क्षार है। ये क्या हो गया आपका? HCl हो गया। याद रखिए बाबू इसके साथ क्या क्या बनता है? हम नियम नहीं लिख दे क्या? नियम लिख दे। बाबू बताइए अम्ल को यदि हम लोग अम्ल को किससे कराते हैं? क्षार से। तो क्या बनता है? लवण। और क्या बनता है? जल। यही नहीं बनता है बाबू? और कुछ बनता है? अम्ल में क्या ले लेते हैं? HCl प्लस NaOH। अगर दोनों कराएंगे तो बनेगा साधारण नमक। क्या बनेगा? साधारण नमक। NaCl क्या बनेगा? NaCl प्लस में क्या बनेगा? H2 बनेगा ना। अम्ल को क्षार के साथ कराते हैं अभिक्रिया तो क्या हो जाता है? लेते हैं, यह उदासीन हो जाता है। आ रहे बाबू? यह उदासीन हो जाता है। उदास होकर क्या बना देता है? लवण और। कोई दिक्कत है? अब बताइए एक और बनता है आपका क्वेश्चन बनता है कि क्षार से कराते हैं अभिक्रिया तो क्या बनता है? क्या बनता है? लवण और जल बनता है। तो क्षार से पहले क्या होगा? वो धातु का ऑक्साइड होगा। क्या होगा? धातु का। ये क्या होगा? पहले से क्या होगा? धातु का ऑक्साइड होगा। जैसे Na2O सोडियम ऑक्साइड। Na2O क्या था? सोडियम ऑक्साइड। उसको किस में घोल दिए हैं? जल में घोल दिए हैं तो क्या बन गया था? NaOH बन गया था। क्षार बन गया था ना। उस क्षार को किससे कराते हैं अभिक्रिया? HCl से करवाते हैं तो क्या बन गया आपका? लवण और जल बन गया। तो हमारा कहने का मतलब है यदि अम्ल को, यह प्रश्न क्या है? अम्ल को यदि अम्ल को हम लोग धातु के ऑक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं, यदि अम्ल को धातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो सेम टू सेम यही बनेगा। समझ गए? यानी फोर्थ नियम क्या है आपका? फोर्थ नियम है धातु के ऑक्साइड आ रहा है ना बाबू? बाबू आ रहा है ना? चलिए आगे बढ़ते बाबू। बताइए धातु के ऑक्साइड का कोई नाम बता सकते हैं आप लोग? कॉपर ऑक्साइड। कची? कॉपर ऑक्साइड है ना। जानते हैं कि धातु का ऑक्साइड क्या होता है? क्षारीय है। इसको भूलिएगा मत हमेशा। चलिए हम कराते हैं कची बाबू अम्ल को। किसको? अम्ल को धातु के ऑक्साइड के साथ कराते हैं तो क्या बनता है बाबू? लवण प्लस प्लस जल। बाबू प्लस में क्या बनता है? यहाँ पे दें लवण प्लस क्या बनता है? ऐसे घेर देते हैं। नियम ही हो गया ना। अब ले लें एग्जाम्पल ले लें। वो काहे से बंद हो गया? देखिए अम्ल में क्या ले लेते हैं कॉपर ऑक्साइड प्लस क्या ले लेते हैं बाबू? एक अम्ल में क्या ले लें? Cl तो क्या बनेगा आपका? क्या बनेगा बताइए? अम्ल बनेगा, सॉरी लवण बनेगा। लवण में क्या? अच्छा सुनिए ना बाबू, धातु कराते हैं ना H2O बनेगा ना। निकालो H2O, निकालो H2O, निकाल दें H2O ना। अब क्या बनेगा बताइए? H2SO4
4। अब बन जाएगा ना। देखिए Cu कहाँ मिला देते हैं, ये क्या बन गया, लवण। अब क्या बनाना है आपको, जल, H2O बन गया। एग्जाम्पल जैसे में हो गया बाबू। ये भी क्या हो गया आपका, कुछ समझ में आपको लोग आ रहा है ना। 4 को नियम बताए ना, और कोई नियम याद करिए, कोई भी नियम, 4 को नियम हुआ ना। जल के साथ करा दें, जल के साथ अम्ल को जल के साथ तो क्या होता है, अम्ल को जल के साथ अभिकरण क्या होता है, उष्मा बनता है। क्या बनता है, उष्मा। क्वेश्चन ऐसा लिखा होगा ना कुछ नियम, गजब हाल है यार, बस वही लिखा है आपका। देखिए बाबू, हमारे कहने का मतलब क्या है, नियम क्या कहता है आपका, अब भले बोलता है लेकिन विस्फोटक नहीं होता है। सुनिए होता क्या है, अगर अम्ल को जल के साथ अगर अभिक्रिया कराते हैं, जैसे मान लीजिए अम्ल है और उसमें क्या डालते हैं, जल, क्या डालते हैं, जल डालते हैं, तो उस दौरान क्या होता है, विस्फोटक हो जाता है जी, होता है ना। अम्ल में अगर हम क्या मिलाते हैं, जल। देखिए अगर कोई तेज अम्ल है, एसिड है, अगर उसमें हम डालते हैं कुछ जल, तो उसमें से उष्मा निकलता है, बहुत ज़्यादा उष्मा निकलता है। उसी उष्मा को आदमी बातचीत में क्या कह देता है, विस्फोटक। विस्फोटक नहीं होता है। हम अम्ल को जल में डालें, चाहे जल को अम्ल में डालें, अम्ल को जल में डालें, अच्छा जल को अम्ल में डालें, अगर अम्ल थोड़ा तेजाब जो है ना, आपका एसिड जो है ज़्यादा अथी है, सक्रिय है, आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो थोड़ा सा क्या निकालेगा, उसमें से उष्मा निकालेगा। तो बताइए अम्ल को जल से अभिक्रिया कराने पर क्या क्या बनता है जी, लिख दें यहाँ पर 5वां नियम, इसको मिटा के लेते हैं। चलिए इसको उतार लीजिए पहले नियम को, ठीक है बाबू, मिटा दिए नहीं, उतार लेने यहाँ के ना, मिटा दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं ना आप लोग को। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या देखते हैं बाबू कि अम्ल को किसके साथ कराते हैं अभिक्रिया, जल के साथ। यदि अम्ल को देखिए बाबू, यदि अम्ल को हम लोग जल से अभिक्रिया कराएंगे तो उस दौरान आपका क्या बनता है, उष्मा निकलता है। क्या निकलता है, उष्मा निकलता है। तो लिखते हैं कि इसके साथ अभिक्रिया कराने पर अधिक मात्रा में क्या निकलता है, उष्मा निकलता है। समझ गए। एग्जाम्पल ले लेते हैं बाबू, एक क्या ले लेते हैं, एक ले लेते हैं, अम्ल प्लस जल H2O, दोनों मिलकर बनता है H3O प्लस C, क्लोरीन निकलता है और निकलता है कुछ उष्मा, ये निकलता है ना। देखिए उष्मा याद रखिएगा, यदि अम्ल को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या निकलता है, उष्मा। यही पॉइंट आपके पेपर में पूछेगा, फालतू कुछ नहीं पूछेगा, क्लोरीन बनता है, क्या बनता है, क्या नहीं बनता है। समझ गए। एक बात और याद रखिए बाबू, हमेशा जल में अम्ल को डालते हैं, जल है उसमें क्या डालेंगे, अम्ल को, अम्ल के हिसाब से डालेंगे कि अम्ल कैसा है, न वीक है कि स्ट्रांग है, प्रबल है कि दुर्बल है, उस हिसाब से डालेंगे जी अम्ल को जल में। अम्ल को जल में डालने पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप जल को अम्ल में डालते हैं तो उस तरह होता है अधिक मात्रा में उष्मा निकल, ज़्यादा उष्मा बनने लगता है, जिसे आदमी कहता है विस्फोटक हो जाता है। विस्फोटक नहीं होता है, क्या होता है, अधिक मात्रा में उष्मा निकलने लगता है। समझ गए। तो एक आप नोट में लिख सकते हैं कि हमेशा अम्ल को, देखिए बाबू, हमेशा जल में, चाहे हम लिखते, क्या गलती लिख रहे थे बाबू, हमेशा जल में क्या मिलाते हैं, मिलाएंगे, अम्ल मिलाएंगे, तो हमेशा अम्ल को जल में मिलाएंगे, इसमें दोनों में अंतर है क्या, हमेशा जल में अम्ल को मिलाएंगे, जल में क्या मिलाएंगे, अम्ल डालेंगे। समझ गए ना, बस समझ गए ना, हमेशा जल में क्या डालेंगे बाबू, अम्ल को मिलाएंगे, न कि अम्ल में जल, उससे क्या होता है, अधिक मात्रा में उसमें निकलता है। छोड़िए नहीं, याद रखिएगा, हमेशा जल में अम्ल को मिलाएंगे, ठीक है। हमेशा जल में क्या मिलाएंगे, अम्ल, जल में क्या डालेंगे, इसको उतार लीजिएगा बाबू। फिर हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, ठीक है। आप फिर आगे पढ़ेंगे उसी बाबू, उदासीनी के बाद बताएंगे पीतल तांबे के बर्तन में खट्टे पदार्थ नहीं रखना चाहिए।
ये बताएंगे। यहाँ तक आप लोग क्लियर उतार लीजिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और कल मिलते हैं हम लोग।